यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। जब कोई आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, उन दोनों का डिस्टेंस सपोज कि पहले r गिवन था, देन आफ्टर सम टाइम्स हमने डिस्टेंस क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया, दैट मीन्स r/2 कर दिया। तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो r/2 पुट करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो डिवाइड का डिवाइड 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/r²। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1/r²। देखिए अब जो 1/r² था वो तो फोर्स के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, अब कितने टाइम्स हो गया 1/r², 4 टाइम्स। दैट मीन्स जो पहले फोर्स अप्लाई किया जा रहा था उसका 4 गुना हो गया, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट से पहले यानी फास्ट क्यों नहीं फॉल करता है, ये हमें बताना है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस वजह से फॉल करता है, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा। ठीक है, क्यों फॉल करेगा भाई, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये चीज़ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन होती है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तब। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे एनवायरनमेंट में एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से ये आइडियल कंडीशन कहलाएगी, ये जो हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस तो होता ही है, इस वजह से दोनों हमें नहीं दिखाई देते हैं साथ में गिरते हुए। जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो पहले गिरता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, और जिसका मास लाइट रहेगा वो बाद में गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर वहाँ से एयर रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट, दोनों साथ में गिरते हुए दिखाई देंगे, दोनों के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो लाइट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, इसी प्रकार से हमें लिखना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है हम देख लेते हैं फटाफट। What is the magnitude of gravitational force between the Earth and a 1 kg object on its surface? Mass of the Earth is 6 × 10⁻24 kg and radius of the Earth is 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है किसके बीच में, अर्थ और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है 1 kg। इन दोनों के बीच में कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन 6.4 × 10⁻6। तो हमें सबको मालूम है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F = कैपिटल GM स्मॉल gm सॉरी F = कैपिटल GM m/r²। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 × 10⁻11। कैपिटल M अर्थ का मास है जिसकी वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻24। स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है जिसकी वैल्यू गिवन है 1 kg।
आर इज रेडियस ऑफ अर्थ जो गिवन है 6.4 इंटू 10⁶। सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जी की वैल्यू ये हो गई, कैपिटल एम की वैल्यू ये हो गई और स्मॉल एम की वैल्यू ये हो गई, और डिवाइड में आर की वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देंगे। सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। सबको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attract the earth? Why? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, अर्थ और मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या अर्थ जो है वो मून के फोर्स से ग्रेटर है, स्मॉलर है या सेम है? ठीक है, जो मून को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और उनका मास होता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, जो इक्वल होता है, क्या होता है, उनके बीच का जो फोर्स होगा इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जो अर्थ है वो मून को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द मून अट्रैक्ट अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड द मून। जब मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ मून की तरफ मूव क्यों नहीं करता? ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में, जबकि अर्थ का मास मून के मास से कंपैरिजन में लार्जर होता है। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन रेट होता है वो अर्थ का बहुत ही लेस होता है। अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत ही लेस होता है, जैसे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ से अब देखा जाए मास और एक्सेलरेशन दोनों हैं, दोनों की कंपैरिजन करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब देखिए यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया। तो अर्थ का मास जो है मून के मास के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू मून। इस वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ मूव नहीं करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ फर्स्ट वन इज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, सेकंड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, थर्ड वन इज द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको दी है, अब इसी में से हमको बताना है आंसर। तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, F इक्वल टू G(m)m अपॉन आर स्क्वायर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो गेट डबल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले डबल करते हैं। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 1/4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए अब पहले के कंपैरिजन में जो फोर्स था वो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिपल करने को भी बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे 1/3r स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/r स्क्वायर। तो देखिए पहले 1/4 हुआ था, अब 3 टाइम्स ट्रिपल करने पर क्या होगा, 1/9 हो जाएगा। जो फोर्स ओरिजिनल फोर्स है उसका 1/9 पार्ट हो जाएगा उसका फोर्स, नया फोर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया, तो फोर्स जो है वो दोनों मास के प्रोडक्ट के
प्रोपोर्शनल होता है, इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो ये प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा 4m1m2। तो ये अब कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, जो फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ने क्या प्रूव किया है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट के अंडर अर्थ की तरफ फॉल करता है तब इस टाइप के फॉल को फ्री फॉल कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट के अंडर में जब वो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अर्थ की तरफ तो इस टाइप के फॉल को फ्री फॉल कहा जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है उसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे हम वेट कहते हैं, वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित जो है वो अर्थ के पोल से, सपोज ये वाला पोल ले लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो हम नॉर्थ पे ले लेते हैं। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन मीट्स हिम एट द इक्वेटर। वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर देता है जब वो उसे इक्वेटर पे मिलता है, मतलब यहाँ कहीं वो अपने फ्रेंड को मिल रहा है और उससे जो ग्राम्स, कुछ ग्राम के जो गोल्ड खरीदे हैं वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर देता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड रॉक। तो क्या उसका फ्रेंड जो कुछ वेट उसको बताया गया था इतना वेट लेना है तो उस वेट से एग्री करेगा, उतना ही वेट रहेगा या चेंज हो जाएगा, एग्री होगा या नहीं होगा, इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो हिंट आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, जो जी की वैल्यू है वो पोल पर ग्रेटर है कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम सभी जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है अर्थ पे किसी वेट का, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जो पोल पे g की वैल्यू ग्रेटर होगी, इक्वेटर पे लेस होगी, तो यहाँ पोल पे जो वेट होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और इक्वेटर पे लेस हो जाएगा। तो उसका फ्रेंड उससे एग्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे लेस है कंपेयर टू पोल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल इनटू ए बॉल। तो देखिए जब किसी पेपर को हम क्रम्बल कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है थोड़ा, तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके मोशन के कारण, तो मोशन में जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाने पर एयर रेजिस्टेंस उसके लिए डिक्रीज हो जाएगी और वो फास्टली नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम पेपर को क्रम्बल कर दें, पहले समझ लीजिए कि पेपर ऐसे खुला हुआ था, सीट था पूरा, उसके बाद हमने उसको क्रम्बल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज जो है वो कम हो गया, इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे इसकी डेंसिटी जो है लेस है, तो एयर जो है वो ज़्यादा इसको रेजिस्ट करेगा और इसको ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ये एयर के लिए हैवी हो जाएगा, तो नीचे की तरफ इससे पहले पहुँच जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है,
Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ गिवन है तो मून पे वही ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो जाएगा. What is the weight in Newton of a 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको मास गिवन है 10 kg तो मून पे और अर्थ पे तो उसका वेट कितना हो जाएगा न्यूटन में, यूनिट न्यूटन होना चाहिए. ओके तो देखिए यहाँ पे हमें सबको मालूम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. अर्थ के कंपेयर में मून का 1/6 वेट होता है मून पे ऑब्जेक्ट का. और वेट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है. यहाँ पे हमें पहले अर्थ पे फाइंड करना होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना गिवन है 10 kg. तो वेट का फॉर्मूला हमें मालूम है W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है तो मास हमको यहाँ पे 10 kg दे दिया है और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने होते हैं 9.8. तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 न्यूटन हमें कहाँ पे मिल जाएगा वेट अर्थ पर. ओके अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/6 कर देंगे जो भी हमें वेट अर्थ पे मिला है उसका. तो 98 डिवाइड बाई 6 करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट का वेट हमें मून पर 16.3 न्यूटन मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, सेकेंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है, ये अर्थ है. अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट. फर्स्ट वाला ये फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट. और क्या फाइंड करना है कि जब यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वहाँ से जब रिटर्न आएगा वापस उसी प्लेस पे आएगा तो उसके लिए वो कितना टाइम कंज्यूम करता है ये हमें फाइंड करना है. दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है तो देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड. बट एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और वहाँ से वो रिटर्न होगा. ठीक है तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी मिल जाएगी 0. तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे v² माइनस u² इक्वल टू 2as. इसी प्रकार से लिख देते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as. यहाँ पे a के प्लेस में हम g का यूज़ कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिल रही है. ठीक है अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम नेगेटिव लेंगे. क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको थियरी जब पढ़ाई थी इसके मैंने बताया था जब अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो g की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तब g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देखनी है. तो हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो g की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी. तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिल गए हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड गिवन है और g की वैल्यू -9.8 हो जाएगा. g की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है. ओके तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो 20 के प्लेस पे 0 पुट किया, u के प्लेस पे 49, g के प्लेस पे -9.8 और s यानी कि डिस्टेंस यानी कि हाइट हमें जो फाइंड करनी है h. ठीक है तो इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, h को सब्जेक्ट बनाएंगे और कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू इसकी मैक्सिमम हाइट की मिलती है 122.5 मीटर. ओके तो यहाँ पे देखिए आप देखिए समझिए कि अर्थ पे से जो हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था उससे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए t जितना टाइम लगता है. ठीक है t टाइम कंज्यूम करता है. तो हमारे पास एक और फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू u प्लस at. a के प्लेस में हम g पुट करेंगे. ठीक है और g की वैल्यू कैसी रहेगी नेगेटिव. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी. तो देखिए v की वैल्यू हमें 0 मिली थी, u की 49 गिवन है, g की -9.8 पुट करेंगे. ठीक है तो इनको कैलकुलेट, ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 9.8 t इक्वल टू 49 डिवाइड में चला जाएगा 9.8 तो टाइम कितना मिलेगा 5 सेकंड. ये 5 सेकंड किसके लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए. ठीक है अब रिटर्न आने के लिए भी कुछ टाइम कंज्यूम करेगा तो
देखिए टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल, ठीक है। तो 5 सेकंड ऊपर जाने के लिए और 5 सेकंड वापस नीचे आने के लिए, तो टोटल टाइम कंज्यूमिंग कितना हो गया 10 सेकंड। तो 10 सेकंड क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टावर गिवन है और उसकी हाइट आपको गिवन है 19.6 मीटर, ओके। अब इस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया जाता है, स्टोन को रिलीज़ किया जाता है, रिलीज़ करेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ नीचे की तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को या फिर स्टोन को रिलीज़ करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कोई अप्लाई की नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी 0, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम जी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव, ठीक है। तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, जब वो ग्राउंड को टच करेगा जस्ट उसके पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। यहाँ पे वी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू हमें 0 पता चल गई है, जी की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है 9.8 और एस दैट मीन डिस्टेंस जो है 19.6 आपको गिवन है। सब की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे फिर वी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि किसी स्टोन को, सपोज ये अर्थ है, किसी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो कुछ वेलोसिटी आपको आपके पास होगी, किसी वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू आपको दे दी है, जी इक्वल टू आपको क्या लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, तो ये स्टोन मैक्सिमम कितनी हाइट पे पहुंचेगा ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन, और यहाँ पे कितना वो डिस्टेंस कवर करता है और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। जैसा कि वी हमको 40 दिया है, यू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद g की वैल्यू जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो g की वैल्यू जो है नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10 गिवन थी तो -10 पुट करना रहेगा। बाकी सब हम ये जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s को सब्जेक्ट बनाने पे s मिल जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे v की प्लेस पे हमने 0 पुट किया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 गिवन है इक्वल टू 2 माइनस 10, 2 इंटू -10 और h हमें हाइट फाइंड करना है उसके लिए, ठीक है। h को हमने सब्जेक्ट बनाया, बाकी सबको एक साइड लेके गए तो हमें h की वैल्यू कितनी मिली 80 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितनी मिली 80 मीटर। तो आपको यहाँ पे 80 मीटर मैक्सिमम हाइट मिल गए। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन कवर करता है, फिर रिटर्न जब नीचे आएगा तो सेम डिस्टेंस वो वापस से कवर करेगा 80 मीटर और आने के लिए और 80 मीटर जाने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 + 80 दैट मीन्स 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यही था, सेम वहीं पे घूम के आ गया, दैट मीन्स 80 - 80 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द mass of earth equal to 6 × 10⁻24 kg and of the sun equal to 2 × 10⁻30 kg. The average distance
बिटवीन द टू इज़ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है अर्थ और सन के बिटवीन में। ठीक है, अर्थ का और सन का आपको मास गिवन है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, यहाँ पे सब की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻11। फिर मास ऑफ सन की वैल्यू पुट करनी है और मास ऑफ अर्थ की, डिवाइड में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पुट करके उसका स्क्वायर कर देना है। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये हो जाएगा अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टावर गिवन है जिसकी हाइट आपको गिवन है 100 मीटर। अब किसी टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट को टावर के हाइट से फॉल कराया जाता है, ठीक है, और सेम टाइम पे टावर के बेस से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। ठीक है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 25 मीटर पर सेकंड, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री फॉल करा रहे हैं। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो ये दोनों स्टोन कब और कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको टाइम भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, जो पहला जो स्टोन था जो हम टावर के हाइट से फ्री फॉल करा रहे थे, ठीक है, उसका पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में जो बेस से हम थ्रो कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स जी की जो वैल्यू होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने से हम पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एट ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एस फाइंड करना है, यू की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हाफ ऐसे ही रखना है, ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, प्लस जी की वैल्यू दैट मीन्स 9.8 पुट करेंगे, और टाइम का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू 0 पुट करने पे ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो उसको वो निकाल देंगे हम, 2 से डिवाइड करोगे तो 4.9 हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ गया, 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड स्टोन के लिए जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए जी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सेम वैल्यू को इस वैल्यू को हम सेम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू 25 है और t को ऐसे ही रखेंगे। अब g की वैल्यू जो है दैट मीन्स a की वैल्यू जो है g की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हाफ, और g की वैल्यू 9.8, टी स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, तो ये कैंसिल होकर 4.9 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है s की वैल्यू, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे 100, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 100 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस डैश प्लस एस इक्वल टू 100। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, 20 एस डैश की वैल्यू क्या है, 25 टी माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, और एस की वैल्यू प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव होने से, सेम वैल्यू होने से कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 25 टी इक्वल टू 100। 25 जो है टी के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 100 के डिवाइड में 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, टाइम कितना मिलेगा, 4 सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अपवर्ड हाइट से जो स्टोन फॉल कराया था हमने
इतने हाइट से जिसको हमने फॉल कराया था, ठीक है, उसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कितने डिस्टेंस पे जाके मीट करेगा। तो उसके लिए हमारा इक्वेशन था s इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो t के प्लेस पे हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 4 सेकंड मिला। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 78.4 मीटर। दैट मीन्स ऊपर की तरफ से 78.4 मीटर पे दोनों मीट करेंगे और उसके लिए 4 सेकंड लगते हैं। और जो नीचे से बेस से थ्रो किया गया है उसके लिए हमें जब फाइंड करना होगा तो 78.4 को हम टोटल हाइट यानी कि 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 20.6 मीटर ग्राउंड से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द टावर आफ्टर 6 सेकंड। एक बॉल गिवन है और एक टावर गिवन है। इस टावर के चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। एक बॉल को कोई थ्रो कर रहा है पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद वो जो बॉल है उस थ्रोवर के पास वापस आ जाता है। तो टोटल यहाँ पे टाइम आपको 6 सेकंड गिवन है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, टाइम का हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि एसेंट और डिसेंट टाइम जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए जो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने का टाइम हो जाएगा वो कितना होगा, 3 सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वहाँ से रिटर्न होगा, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, फिर रिटर्न आता है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है। अब जो डायरेक्शन है थ्रो करने की वो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए के प्लेस में हम जी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। जी की वैल्यू दैट मीन्स ए की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे, -9.8 इंटू टाइम का जो वैल्यू है वो 3 सेकंड होगा मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गई, 29.4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गई, 29.4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड वाला, द मैक्सिमम हाइट इट रिच। एंड फर्स्ट हमें फाइंड करना था कि कितने वेलोसिटी से वो थ्रो किया जाता है। सेकंड जो है मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है, कितने हाइट तक वो पहुंचता है, ठीक है। और थर्ड क्या हमें फाइंड करना, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सेकंड देखिए, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया मैक्सिमम हाइट वो कितना पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और जी की वैल्यू हमें पता है नेगेटिव लेना है, और टाइम का वैल्यू हमने 3 सेकंड फाइंड कर लिया है। सबकी वैल्यू है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एस यानी कि डिस्टेंस जो मैक्सिमम हाइट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 29.4 इंटू टाइम हमने 3 फाइंड किया, माइनस यहाँ पे कैसे आया, ए की वैल्यू हम अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जी की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे। ए और जी सेम ही है, बस साइन हमें ध्यान रखना है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो साइन अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। और 1/2 ऐसे रखना है, जी की वैल्यू 9.8 और टाइम की वैल्यू 3 सेकंड। सबको कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम हाइट हमें क्या मिला, 44.1 मीटर। थर्ड हमें क्या फाइंड करना था कि 4 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तब देखिए मैक्सिमम हमें हाइट मिल गई है, सपोज कि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितना गिवन है, 44.1 मीटर, और इस हाइट को रिच करने में कितना टाइम लगा था, 3 सेकंड लगा था, ठीक है। हमें फाइंड कितने के लिए करना है, 4 सेकंड के लिए करना है। तो देखिए 3 सेकंड में तो उसने मैक्सिमम हाइट इतना तो कवर कर लिया था, अब 1 सेकंड एक्स्ट्रा के लिए फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि 4 - 3 कितना होता है, 1 सेकंड। तो हमें 1 सेकंड के लिए फाइंड करना होगा कितना डिस्टेंस वो 1 सेकंड में कवर करता है, और उस 1 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस को कवर करेगा वो हम इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू या उसकी पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए यानी 1 सेकंड के लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू यहाँ से
जब वापस रिटर्न होगा तो इनिशियल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ तक 3 सेकंड के लिए हमने फाइंड कर लिया, एक्स्ट्रा जो 1 सेकंड बच रहा है उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। शुरुआत से 4 सेकंड के लिए फाइंड करना था, इसलिए शुरुआत के 3 सेकंड तो हो गए। अब वहाँ से जब रिटर्न आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टी की वैल्यू हमें 1 ही सेकंड के लिए फाइंड करना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी 9.8, 1/2 ऐसे ही रखना है, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू है, एस इक्वल टू 4.9। तो यहाँ से वो 1 सेकंड में 4.9 मीटर जितना रिटर्न आता है। तो सपोज़ कि यहाँ तक आता है। अब उसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है, पोजीशन यानी है ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। इनिशियल पोजीशन थी, उसका जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे 44.1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है टोटल हो गया, उसमें से हम इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा इतना। ठीक है, तो माइनस करिए 44.1 मीटर माइनस 4.9 मीटर, तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा 39.2 मीटर। ये उसका पोजीशन हो जाएगा आफ्टर 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियॉन्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड एक्ट। तो सभी को मालूम है बियॉन्ड फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, जब लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन होता है। बियॉन्ड फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। जब किसी प्लास्टिक की बॉटल को, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल ड्रॉ कर लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल को वाटर के अंदर इमर्स कराया जाता है तो वो सरफेस के ऊपर क्यों आ जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर या फिर वाटर के अंदर इमर्स कराते हैं तो इसके ऊपर 2 टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ की तरफ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, और सेकंड फोर्स जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो बियॉन्ड फोर्स होगा। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स। तो जब भी कभी बियॉन्ड फोर्स जो है ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर तैरेगा। ठीक है, वो डूबेगा नहीं, इमर्स नहीं होगा। और जब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर देन बियॉन्ड फोर्स होगा तभी वो अंदर सिंक करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस केस में जो है बियॉन्ड फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर है, इस वजह से ये प्लास्टिक क्या करेगा, वापस उसके वाटर के सरफेस पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। कोई सब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मास हमको गिवन है 50 ग्राम और उसका वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। क्या सब्सटेंस लिक्विड पे फ्लोट करेगा यानी तैरेगा या फिर डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो देखिए अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा तब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा लिक्विड में। ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो लेस दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा तब ये फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, ये तो हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी के ऊपर ही सब पता चल जाएगा। तो पहले हमें डेंसिटी फाइंड करनी होगी। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास जो है वो 50 है और वॉल्यूम जो है 20 है, दोनों को डिवाइड किया तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ध्यान रखना है यूनिट का, यहाँ पे वाटर का जो यूनिट है वाटर डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो हम इसी में फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा यूनिट होता तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी के कंपेयर में ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, तो सब्सटेंस क्या होगा, सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मास आपको गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, विल द पैकेट फ्लोट और sink in the water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of water displaced by this packet? तो यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमें एक्स्ट्रा क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना। तो हमें जब फाइंड करना हो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सील पैक का हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास 500 गिवन है, वॉल्यूम 350 गिवन है, दोनों को डिवाइड किया तो 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि वाटर की डेंसिटी से ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है
ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ग्रेटर होगा वाटर की डेंसिटी, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। और सेकंड क्या फाइंड करना था, मास फाइंड करना था। तो मास उतना ही होगा जितना वो वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का होगा, उतना ही मास वाटर का डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ है पैकेट की वजह से, 350 ग्राम। क्यों, क्योंकि इतना ही उसका वॉल्यूम था पैकेट का। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके थियरी भी मैंने पूरे चैप्टर भी कवर करवा दिए, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन भी हमने कवर करवा दिए। अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सारे कवर करवा दिया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके लिए और भी इसी प्रकार के वीडियोस लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।